नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर जुलाई में है सीटेट का, उस पेपर के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सेट हमने जो लिया है प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है, जो कि सीटेट में पूछा गया था। अब देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका होता है, सीटेट हो जाए या यूपी टेट हो जाए, इस तरह के एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। जैसे हम अपनी बात बताएं, जब हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो हमने सीडीपी में सिर्फ प्रीवियस ईयर के हमने घटना चक्र की बुक खरीदी और उसमें सीडीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के थे हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आप ये समझ लिए हमारे 25+ मार्क्स आ गए थे सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। उसके बाद जो थोड़ा बहुत था हमने जो यूट्यूब पर वीडियो देखे उसकी सहायता से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, हमने सीडीपी का सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर लिया था। उसके बाद हमने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कुछ, जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ठीक, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ जाते हैं सीडीपी में, लेकिन ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान के चलिए 30 में से 20 नंबर के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, 100% गारंटी है। तो इसका जो प्रीवियस ईयर का महत्व है आपके पेपर में बहुत बड़ा होने वाला है। और सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्राइमरी में यानी कि पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड दोनों में ही आपका महत्व रखता है 30-30 नंबर का। तो अगर आप सीडीपी क्लियर कर लेंगे तो दोनों एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी, प्राइमरी की और जूनियर की भी। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि सूझ। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नीचे इसका सूझ, इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर दुश्चिंतता, भागनाशा, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, तनाव, द्वंद्व आदि समस्या समाधान में बाधक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि आमोद, जो है एक प्रकार का संवेग है। इसमें देख लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। मैकडोगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग होते हैं: भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिड, फ्लेंडर या मॉरिसन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि फ्लेंडर। फ्लेंडर जो हैं FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। FIACS फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम होता है। नेडे फ्लेंडर से संबंधित है, जिन्होंने 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? इसमें प्रश्न बताना है जो सही नहीं है। पहला है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीके का प्रयोग करना, ये तो आपका सही है। फिर है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। फिर है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। और डी है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि यही आपका प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है। आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा भी गया है प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित हैं: प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीके का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना,
आलोचनात्मक सजगता विकसित करना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, हो जाता है बी, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं: शब्द साहचर्य परीक्षण, क्रोडसा-मसी लक्ष्य परीक्षण, अन्य-मसी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत निर्धारण मापनी, परिसूची, प्रश्नावली, परिस्थिति। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं: आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन। तो इसमें देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से वह समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है: अर्थविज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ध्वनिग्राम। ठीक है, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे का, पा, ना आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? पहला है इसे कौन बता सकता है, दूसरा है सही उत्तर बताएं, तीसरा है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, और डी ऑप्शन आपका है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ठीक, तो सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से जो अनुमानित किया जा सकता है उसके लिए सही ऑप्शन आपका होगा डी, यानी कि इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि अवश्रेणीय शिक्षण। यहाँ देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं: पाठ योजना, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। उसका ध्यान नीचे देखेंगे लिखा गया है इन 6 चरणों में ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीय शिक्षण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें सूची ए और सूची बी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया है इधर हल और इधर लिखा गया आवश्यकता सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रत सिद्धांत, फ्रायड
मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें कौन सा सही होगा हमें बताना है। तो पहला जो हल है HULL, इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा प्रणोद अवकलन सिद्धांत, यानी कि 1 को मिलाना पड़ेगा हमें नंबर 4 से, तो इसको मिलाना पड़ेगा नंबर 4 से। फिर लिखा गया है MC डाउगल मैकडूल, तो इसका हो जाएगा संबंध 2 से ही, यानी कि इसको 2 से ही मिला देंगे यहीं पर। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से फिर हो जाएगा फ्रायड को हम मिलाएंगे 3 नंबर से, यानी कि मनोविश्लेषण भी पास में ही है, ये हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत। फिर हमारा जो D बचता है यानी कि मास्लो, तो इसको मिलाना पड़ेगा हमें 1 से, मास्लो को मिलाना पड़ेगा 1 से। इसको हमने मिलाया था 3 से, और इसको मिलाया था हमने नंबर 2 वाले को 2 से, और इसको मिलाया था 4 से। तो 4, 2, 3, 1 जिसमें सही हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नीचे देखते हैं 4, 2, 3, 1 हमें निकालना, तो यहाँ पर देखेंगे B ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए टेबल बनी हुई है। हल के लिए नंबर 4 प्रणोद अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, और मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रियता का सिद्धांत, पुनर्बल का सिद्धांत। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है A, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। लघु पदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। जबकि अभ्यास का सिद्धांत ये थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है A, यानी कि क्रिया प्रसूत का व्यवहार, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण हैं, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्कीनर के प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है C, यानी कि संकेत अधिगम। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। R.N. गेने के अधिगम सोपानिकी के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला हमें दिया गया है संकेत अधिगम, दूसरा दिया गया है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा दिया गया है श्रृंखला अधिगम, चौथा दिया गया है शाब्दिक अधिगम, पांचवा दिया गया है बहुविभेदन अधिगम, छठा दिया गया है संप्रत्यय अधिगम, सातवां दिया गया है सिद्धांत अधिगम, और आठवां दिया गया है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार के अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। अतः गेने अपने अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। देखिए सबसे नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बल कौशल या समापन कौशल। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है A, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक को अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक निम्न प्रकार के होते हैं। यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव, भाव भंगिका का प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, मौन, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है।
माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि पुनर्बलन। यह जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। संप्रेषण एक प्रकार की एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक निम्न हैं: प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःग्राही, माध्यम और प्रतिपुष्टि। तो इसमें सही ऑप्शन इसलिए आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? व्यक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि व्यक्तिक अनुदेशन या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है। मंदित मना या मानसिक रूप से मंद बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे शिक्षा तथा प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें तैयार करना है। इन सब के लिए व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता होती है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षित तथा प्रशिक्षित कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये तो सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर गलत, यानी कि असत्य। यही हमें चुनना था, इसलिए सही ऑप्शन जो आपका इस क्वेश्चन में निकल कर आता हो जाता है सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह असत्य कथन है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन असत्य है क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन में एक प्रक्रिया है जो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है किसी क्षेत्र में विशेष बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अधिक्षमता कहते हैं, क्योंकि अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनन की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या संवेगात्मक गामक अवस्था से? तो इसमें सही ऑप्शन आप देख सकते हैं निकल कर आता है आपका बी, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है ब्रूनन की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्रतिबिंबात्मक अथवा छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं। बालक चमक, शोर, गति, विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। इस प्रकार पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, फ्रायड। ठीक, यहाँ लिखा भी गया है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत, कैटल का सील गुण सिद्धांत तथा आइजैक का जैविक सील गुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों से संबंध में सही है?
पहला है प्रवाह, विविधता, मौलिकता या सहकार्यता, ये आपका गलत हो जाता है। दूसरा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, यही ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सही। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, सृजनात्मक वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। सृजनात्मक के तत्व निम्नवत हैं। पहला है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया गया है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। जबकि इस अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या कहा गया? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है डी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, थार्नडाइक के सीखने गौड़ नियमों की संख्या 5 है जो निम्नलिखित है। बहुअनुक्रिया या प्रतिक्रिया नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों में सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण को उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या इसके बाद आपको दिया है द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण इसमें सही हो जाता है। नीचे देख भी सकते हैं लिखा भी गया है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में अध्ययन में किया जाता है तब इस सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अंतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्रेफिया, डिसलेक्सिया या डिसलेक्टुलिया। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता आपका हो जाता है ए, यानी कि डिस्फेसिया। ये संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, डिस्फेसिया दो शब्दों से डिस और फासिया से मिलकर बना है जिनके शाब्दिक अर्थ क्रमशः अक्षमता एवं वाक होते हैं। इस प्रकार डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है वाक अक्षमता। वह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृत है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक परिचर्चा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि व्याख्यान विधि। यहाँ देख सकते नीचे लिखा भी गया है, शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रभुत्ववादी विधि, दूसरी होती है प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। प्रभुत्ववादी विधि शिक्षण के अंतर्गत निम्न शिक्षण विधियाँ आती हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निदेशन अनुवर्ग, अभिकर्मक अनुदेशन। उसके बाद देखिए प्रजा जो तांत्रिक शिक्षण विधि होती है उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि आती है, सामूहिक परिचर्चा, अन्वेषण, प्रोजेक्ट और ऐतिहासिक खोज विधि आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण और ज्ञान। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि ज्ञान। ज्ञान आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाता है, दिया भी गया है। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर निम्न है। यहाँ पर देख लीजिए स्तर दिए गए हैं। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, उन्मूलन, संगठन विस्थापन और स्वाभाविकरण। अगला क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर या अवबोध स्तर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है अभिप्रेरणा स्तर। ये शिक्षण का स्तर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक तो स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। तो जो अभिप्रेरणा स्तर है वो शिक्षा का स्तर इसमें नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं फिर रिक्त स्थान है के बीच की संगति है? पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया या पशु। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अनुक्रिया के बीच की संगति है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार के बंधन एवं संबंध बन जाते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधक कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर और निगमन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि समस्या समाधान विधि। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, समस्या समाधान विधि मानसिक उद्दोलन विधि, खेल विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है, जो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो CDP में पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उससे रिलेटेड इसमें देखिए जो डिटेल दी गई है वो भी सारे क्वेश्चनों में दी गई थी। और ये क्वेश्चन जो है घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्वेश्चन आपका सेट जो है 2022 में पूछा गया था। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी टाइप करेंगे, शोभित एकेडमी, और शोभित एकेडमी पर जाने के बाद आप आसानी से इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और इसकी लिंक जो आपको चैनल के नीचे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप शोभित एकेडमी टेलीग्राम पे जाना, उस पर लिख देना, तो टेलीग्राम का आपका ये हमारा ग्रुप खुल कर आ जाएगा। इस पर आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, या इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF की लिंक मिल जाएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि CDP के अलावा आप किस विषय पर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, आपको वीडियोस का मिल जाएगा। CDP की आपकी सीरीज चलती रहेगी, आपको CDP का पर डे एक प्रीवियस ईयर का सेट का जो प्रैक्टिस सेट है आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।